उनके प्राकृतिक शोधन के नगर निगम के इस पहल के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक श्री भोला ग्रहरी जी, पूर्व पार्षद मदन अग्रही जी, अवधेश अग्रही जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, श्री रविंद्र दास जी, जिला प्रशासन के और पुलिस के विभाग के हमारे अधिकारीगण, नगर निगम के आयुक्त समेत सभी इस क्षेत्र के उपस्थित बहनों और भाइयों, गोरखपुर में हमारी राप्ती नदी अविरल और निर्मल रहे, उसका जल स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए जो एक प्रयास नगर निगम गोरखपुर ने किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को, महापौर समेत यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के पार्षदों को, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। यह दो प्रकार से, एक तो प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा जीवन को बचाने के लिए। हमारे महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन है। इसका इससे ज्यादा महत्व कौन समझ सकता है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रदूषित जल के कारण गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 1977 से लेकर 2017 तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है, इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण प्रदूषित जल था, गंदगी थी। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। हर घर नल के माध्यम से घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। लेकिन अब जो हमारे पास जल है यह शुद्ध रहे, इसके लिए हमने नदियों पे ध्यान नहीं दिया, तालाब और पोखरों पर ध्यान नहीं दिया। जहां आप देखो, जिस नदी को देखो प्रदूषित है, जिस तालाब को देखो प्रदूषित है। कहीं गांव का पानी उड़ेल दिया गया, कहीं पे शहर का पूरा ड्रेनेज और सीवर को उड़ेल दिया गया। जिन नदियों का जल अमृत तुल्य हुआ करता था, वहां से बदबू आने लग गई। लेकिन आज नमामि गंगे परियोजना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल ने नदी संस्कृति को बचाने के लिए जो पहल के प्रारंभ किया था, आज उसका परिणाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम उत्तर प्रदेश की धरती में मां गंगा और यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में प्रयागराज की धरती पर
13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। गोरखपुर में ऐसे ही हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति किसी न किसी नदी के तट पर बसी है। गोरखपुर राप्ती नदी और रोहिन नदी के तट पर बसी है। एक बड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश का महानगर आज गोरखपुर बन गया है। जो नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की जननी हो, उसका आधार हो, उसकी सेहत के बारे में पहले प्रयास नहीं हो पाया और उस प्रयास को करने के लिए एनजीटी लगातार नगर निगम गोरखपुर पे जुर्माना कर रही थी। इन लोगों ने भी 110 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी लगाने की एक प्लानिंग कर ली थी। मैंने कहा 110 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, प्राकृतिक पद्धति अपनाओ। और प्राकृतिक पद्धति अपनाने का परिणाम क्या है? जिस तकिया नाले को पहले हम इधर से कभी गुजरते थे तो बदबू आती थी, आज आपने देखा होगा इसको एक निश्चित ग्रेडियंट इसको दे दिया गया, बोल्डर पिचिंग कर दी गई, उस प्रकार के प्राकृतिक पौधे लगाए गए, अब बदबू नहीं है। याद रखना, जब ये नाला पहले समय जहां पर इस नाले में अन्य सभी नाले मिल रहे हैं जो सिटी के साथ गिर रहे हैं ड्रेनेज के, उसका बीओडी लेवल 342 से लेके 350 तक है। यानी वह कहता है कि यह पानी जिसमें कोई भी, यानी ये इतना खतरनाक है कि जहर से भी बदतर है। वह खेत में सिंचाई के लायक भी नहीं होगा, खेती को जला देगा। लेकिन जब एक निश्चित पद्धति उसमें अपनाई गई, बोल्डर की पिचिंग करके, जगह जगह रोक करके, छान करके, फिर आगे ले जा करके उसको ईंट के झावे से, मोटा बालू से, गिट्टी से, बालू के साथ उसको आगे ले जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, तो अंतिम वहां जब यह नदी में गिरने के पहले इसका बॉडी लेवल, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें अन्य खतरनाक विषैले जो तत्वों की जानकारी ली गई, तो यह था कि वह अब शुद्ध स्थिति में है, वह नदी में छोड़ा जा सकता है। बॉडी लेवल 15 से 18 के बीच में वह आ गया, यानी 350 से घट करके 15 से 17 के बीच में आने का मतलब अब आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन में, फूल उत्पादन में उसका उपयोग कर सकते हैं, वह खेती के लिए खतरनाक नहीं होगा। यही जल जब प्रकृति के अंदर जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर बनेगा, खतरनाक नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगा। यह जो पद्धति है प्राकृतिक पद्धति है, और प्राकृतिक पद्धति का मतलब, इसका नाम फाइटो रेमिडेशन तकनीक रखा गया। और यह एक प्राकृतिक पद्धति है जिनमें बिना किसी, एक बार में पैसा जो लगना है एक बार लग गया, बार बार नहीं पैसा लगना, बिजली का खर्चा नहीं है, कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि एक एसटीपी को लगाने के लिए सामान्य रूप से एक एमएलडी पर 4 करोड़ खर्च होते हैं, यह 18 एमएलडी का था, तो आप अनुमान कर सकते हैं कितना पैसा इसमें लगता। 72 करोड़ से ऊपर पैसा इसमें कम से कम लगता। हर वर्ष करोड़ों रुपए की बिजली लगती, मेंटेनेंस का खर्चा अलग से था। और जब फाइटो रेमिडेशन पद्धति से कार्रवाई आगे बढ़ी, खर्चा कितना आया पर एमएलटी? 2.5 लाख रुपया।
इस पूरे कार्य को करने में कुल पैसा लगा 2,70,00,000 रुपया, यानी 72 करोड़ की जगह लगा है कुल 2,70,00,000 रुपया। बिजली का करोड़ों का खर्चा बच गया, मेंटेनेंस का खर्चा बच गया। और इसका परिणाम क्या है? अगर आप देखेंगे कि जो पहले बीओडी लेवल था, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि जहां पे यह लेवल पहले जहां यह 350 तक था, 342 से 350 था, वहीं आज यह अंतिम छोर में जब बीओडी लेवल है वो केवल 22 रह गया है। यानी शुद्ध जल, क्लीन वाटर दिखाई दे रहा हो, उसका प्रदर्शन यहां पे भी किया गया है। यह एक व्यवस्था है, इसको और भी अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा मॉडल दे सकते हैं। यह सतत विकास का एक मॉडल है, ये सस्टेनेबल है, ये तात्कालिक नहीं है, एक अस्थाई मॉडल है और इसको हम हर नाले के साथ जोड़ सकते हैं, अच्छे ढंग से इसको जोड़ सकते हैं, इसको और परिष्कृत स्वरूप इसका ला सकते हैं। ये फाइटो रेमिडिएशन की जो ये नई तकनीक ला करके प्राकृतिक पद्धति से करोड़ों रुपए की बचत करके राप्ती नदी की शुद्धिकरण का जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह एक सराहनीय पहल है। और मुझे विश्वास है कि सभी ड्रेनेज और सीवर से जुड़े हुए अन्य जितने भी इस प्रकार के नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के अन्य ड्रेनेज हैं, उन सबको हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे एक प्राकृतिक मॉडल के माध्यम से, देसी पद्धति के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ा करके कम खर्चे में बेहतर परिणाम दे करके प्रकृति को और जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता जल की शुद्धता को बनाए रखने में हम सफल हो पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको मकर संक्रांति की और महाकुंभ की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।